हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट्स, अपन सबसे पहले इसका बेसिक समझेंगे और उसके बाद में इसके वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने इसके ब्रीफ नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसमें प्रोवाइड करवा दिए हैं। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो किसी संख्या का गुणज या मल्टीपल क्या होता है। वो देखो, किसी संख्या का गुणज या मल्टीपल क्या होता है। जैसे कि फ्रेंड्स, मेरे पास में देखिए, पहले इसकी डेफिनेशन देखिए कि गुणज होता क्या है। तो किसी संख्या को 1, 2, 3, 4 इत्यादि संख्याओं से गुणा करने पर जो गुणनफल अपने को मिलता है उसी को उस संख्या का गुणज या मल्टीपल कहते हैं। देखिए कैसे, जैसे मेरे पास में एक संख्या है, मान लीजिए 4। तो देखिए यहाँ पर अगर 4 को मैं 1 से गुणा करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 4। इसी तरह से 4 को अगर मैं 2 से गुणा करूंगा तो मेरे पास कितना आया 8। इसी तरह से 4 को अगर 3 से गुणा करूंगा तो मेरे पास कितना आ गया 12। ऐसे ही अपन अगर 4 को 1, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि संख्याओं से गुणा करते जाएंगे तो जो गुणनफल अपने को मिलेगा वही इस संख्या 4 का क्या होंगे, गुणज या मल्टीपल होंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि गुणज, किसी संख्या का गुणज या मल्टीपल किसे कहते हैं। अब देखिए, जब गुणज समझ में आया तो अब जो अपना जो एलसीएम है वह और कुछ नहीं है, वह भी क्या है, किन्हीं संख्याओं का गुणज ही है। और कैसा गुणज, देखिए यहां पर मैं एलसीएम की अगर बात करूं तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल तो यानी कि क्या है, मल्टीपल ही है, लेकिन कैसा मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे एक उदाहरण से समझिए, जैसे मेरे पास में एक संख्या है 3 और दूसरी संख्या है मेरे पास में 4। तो अब यहां पर देखिए, मैं 3 के अगर गुणज देखूं या मल्टीपल देखूं तो 3 के मल्टीपल क्या क्या हो सकते हैं। 3 को 1 से गुणा करूंगा तो 3, 3 को 2 से गुणा करूंगा तो 6, 3 को 3 से गुणा करूंगा तो 9, इसी तरह से 12, 15 और 18, 21, 24, इस तरह से ये अपने पास में सारे क्या आ गए, 3 के मल्टीपल्स आ गए। अब अगर मैं बात करूं 4 के मल्टीपल्स की तो देखिए 4 के क्या क्या मल्टीपल हो सकते हैं। 4 को 1 से गुणा करूंगा तो 4, फिर 8, फिर 12, 16, 20, 24, 28, इस तरह से ये अपने पास में क्या आ गए 4 के मल्टीपल। अब यहां पर देखिए 3 और 4 में कौन कौन से मल्टीपल कॉमन या सेम या उभयनिष्ठ हैं। देखिए यहां पे मैं बात करूं यहां पर तो 3 का 12 3 का मल्टीपल है और 12 4 का भी मल्टीपल है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं तो 24 3 का भी मल्टीपल है और 24 4 का भी मल्टीपल है। तो अपन ने देखा, इसी तरह से आगे भी इनमें कॉमन मल्टीपल मिलते जाएंगे। लेकिन जो एलसीएम होता है वह क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि कॉमन मल्टीपल में सबसे छोटा जो होता है उसी को एलसीएम या लघुत्तम समापवर्ती कह देते हैं। तो देखिए यहां पर तो इनमें सबसे छोटा कौन सा होगा, देखो सबसे छोटा जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल मिला जो अपने को वह कौन सा है, 12 ही है। तो 3 और 4 का जो एलसीएम होगा वह कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बात समझ में आई होगी। तो जो एलसीएम का जो कॉन्सेप्ट है वह कहां से आया है, गुणज से या मल्टीपल से। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो देखो एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है उन संख्याओं को लघुत्तम समापवर्ती या एलसीएम कहते हैं। तो यहां पर देखो 12 क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या है। 12 क्या है,
वह छोटी से छोटी संख्या है जो 2 या 2 से अधिक संख्या। अब यहाँ पे संख्या है क्या अपने पास 3 और 4, तो 12 क्या है, वह छोटी छोटी संख्या है जो 3 और 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। मतलब यहां पर 12 सबसे छोटी संख्या है जो 3 और 4 दोनों से साथ साथ विभाजित हो जाती है। इससे छोटी कोई और संख्या आप नहीं बता सकते जो 3 से भी विभाजित हो जाए और 4 से भी विभाजित हो जाए। बात समझ में आई होगी। अब तो ये हो गया अपना एलसीएम या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसके बाद में दोस्तों अगर अपन बात करें तो इसके बाद में अगर बात करें तो अपने पास में आता है गुणनखंड। देखिए दूसरा जो यहां पे कॉन्सेप्ट है वह है गुणनखंड, गुणनखंड या फैक्टर। देखिए किसी संख्या का गुणनखंड क्या होते हैं या उसके फैक्टर्स क्या होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि मेरे पास में एक संख्या है 12, ठीक है, तो यहां पर जो ये 12 है, इस संख्या का गुणनखंड क्या होता है, ऐसी संख्याएं जिनका किसी संख्या में पूरा पूरा भाग जाता है उस संख्या की गुणनखंड संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिनका किसी संख्या में पूरा पूरा भाग जाता है उस संख्या की गुणनखंड संख्याएं कहलाती है। तो यहां पर देखिए अपने पास में कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जिनका भाग 12 में पूरा पूरा चला जाता है। तो अपने को पता है एक जो है वह 12 में को पूरी पूरा विभाजित कर देगा। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है अपने पास में वह क्या है 2, 2 में 12 में 2 का भी पूरा पूरा भाग चला जाता है। इसके बाद बात करूं तो 3, 12 में 3 का भी पूरा पूरा भाग चला जाता है। इसी तरह से 4, 6 और 12, तो ये सभी संख्याएं इस 12 की क्या कहलाएंगी, गुणनखंड संख्याएं कहलाएंगी। बात समझ में आई। तो 12 के जो गुणनखंड आए सभी संभावित गुणनखंड कितने हुए, 1 2 3 4 5 और 6। तो 12 के कितने गुणनखंड है, 6 गुणनखंड है। कौन कौन से, 1 2 3 4 6 और 12। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि किसी संख्या की गुणनखंड संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो उस संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दे उस संख्या की गुणनखंड संख्याएं कहलाती हैं। तो अब देखिए जैसे ही अपने पास में गुणनखंड अपने समझा, अब देखिए एचसीएफ क्या होता है। तो देखिए एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब कॉमन फैक्टर है इसका मतलब ये भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का अपने को एचसीएफ ज्ञात करना होता है। तो अब देखिए अब मेरे पास में एक संख्या है 12 और दूसरी संख्या मान लीजिए मेरे पास में है 18। तो जैसे मैंने 12 के गुणनखंड ज्ञात किए वैसे ही 18 के गुणनखंड भी ज्ञात करते हैं। देखो 18 में कौन कौन सी संख्या है, 18 को कौन कौन सी संख्या है पूर्णतः विभाजित कर देगी। तो पहली संख्या आती है इसमें 1, 18 को पूरी पूरी विभाजित कर देगी। उसके बाद में 2, उसके बाद में 3, फिर 3 के बाद में 6, फिर 9 और उसके बाद में 1 2 3 6 9 और उसके बाद में सीधी 18। तो यहां पर देखिए 18 के सभी संभावित गुणनखंड क्या है अपने पास में, 1 2, क्योंकि 1 भी 18 को पूरा पूरा विभाजित कर देगा। इसी तरह 2 भी, 3 भी, 6 भी और 9 भी और खुद 18 भी। तो यहां पर देखिए जो एचसीएफ होता है यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वह क्या होता है, कॉमन फैक्टर। तो यहां पे इनके कॉमन फैक्टर कौन कौन से हुए, एक 12 का भी गुणनखंड है और एक 18 का भी गुणनखंड है। इसी तरह से 2 12 का भी गुणनखंड है और 2 18 का भी गुणनखंड है। इसी तरह से 3 भी इन दोनों के गुणनखंड है। इसके बाद में 6 इन दोनों के गुणनखंड है। तो यहां पे देखिए इनमें कॉमन गुणनखंड कौन कौन से है, 1 2 3 और 6। लेकिन जो एचसीएफ होता है वह क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो कॉमन फैक्टर है उनमें सबसे बड़ा। तो यहां पर कॉमन फैक्टर 1 2 3 और 6 है, तो इनमें सबसे बड़ा कौन है, 6 है।
तो यानी कि यहां से 12 और 18 के जो 12 और 18 का HCF जो होगा वह क्या होगा, 6 होगा। क्यों? क्योंकि 6 ही सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है। बात समझ में आई होगी। तो देखिए गुणज जो एलसीएम का जो कॉन्सेप्ट आया है वह तो आया है कहां से, गुणज से, और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट कहां से है, गुणनखंड से। तो आई थिंक आपको गुणज, गुणनखंड, एचसीएफ और एलसीएम समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं अभाज्य संख्या की। किसकी? अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। देखिए अभाज्य संख्याएं क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक तो खुद वह संख्या और दूसरा एक, क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, देखिए अगर मैं एक की बात करूं तो एक का तो एक ही गुणनखंड होता है। इसके बाद अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 के कौन कौन से गुणनखंड हो सकते हैं, 2 का एक हो सकता है और एक खुद 2 हो सकता है। अगर इसी तरह से अगर मैं बात करूं 3 की, तो 3 के कौन कौन से गुणनखंड हो सकते हैं, एक हो सकता है और 3 हो सकता है। उसी तरह से अगर 4 की गुणनखंडों की बात करूं तो 4 को कौन कौन विभाजित करेंगे, एक तो 1 कर देगा, दूसरा 2 का भी 4 में पूरा पूरा भाग जाता है तो दूसरा गुणनखंड 2 हो जाएगा, और फिर 4 का खुद का भाग 4 में जाता ही है तो तीसरा गुणनखंड क्या आ गया, 4 आ गया। इस तरह से अगर मैं बात करूं 5 की, तो 5 के कौन कौन से गुणनखंड हो सकते हैं, 1 और खुद 5। फिर 6 की बात करूं तो 6 के गुणनखंड देखिए कौन कौन से हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और 3 का भी भाग जाता है तो 3 हो सकता है, और खुद 6 का तो जाता ही है। तो इस तरह से 4 गुणनखंड किसके हो सकते हैं, 6 के। और इस तरह से अगर मैं बात करूं 7 की, तो 7 के कौन कौन से गुणनखंड, 7 में खाली 1 का भाग जाता है और खुद 7 का भाग जाता है, तो 7 के कौन कौन से गुणनखंड हुए, 2 गुणनखंड, एक खुद 7 और दूसरा 1। अब देखिए यहां पर देखिए अगर मैं बात करूं 2 की, तो 2 के कौन कौन से गुणनखंड है, 1 और 2, एक तो 1 है दूसरा खुद 2 है। ऐसे 3 की बात करूं तो 3 के भी 2 गुणनखंड है, एक तो खुद 3 और दूसरा 1। अब मैं बात करूं 5 की, तो भी यहां पे इसके भी 2 गुणनखंड है और 7 के भी 2 गुणनखंड है। तो ऐसी संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, एक खुद वह संख्या और दूसरा एक, कौन सी संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। देखिए तो यहां पर जो प्राइम नंबर्स हैं वो कौन कौन से हो गए, 2 भी प्राइम नंबर है, फिर उसके बाद 3 प्राइम नंबर है, फिर 5 प्राइम नंबर है, फिर 7 प्राइम नंबर है। इस तरह से आगे चलेंगे तो 11 प्राइम नंबर आएगा। तो प्राइम नंबर से अपन कैसे पता लगाते हैं, यदि किसी संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड हो, एक खुद वह संख्या और दूसरा एक, तो ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब यहां पर देखिए प्राइम नंबर से रिलेटेड कुछ एक बातें, देखिए यहां पर 2 जो है वह सबसे छोटी प्राइम नंबर है या प्राइम अभाज्य संख्या है। यहां पर कई बार जो स्टूडेंट्स है वह गलती कर देते हैं, एक को भी प्राइम नंबर मान लेते हैं या एक को भी प्राइम नंबर समझ लेते हैं, लेकिन एक जो है वह प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि एक का केवल एक ही गुणनखंड है, एकमात्र ऐसी संख्या है जिसका एक ही गुणनखंड होता है और वह क्या कौन सी है, एक। तो इसलिए एक प्राइम नंबर्स नहीं होगा, क्योंकि प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन में ये आ रहा है कि केवल 2 गुणनखंड होने चाहिए, ना कम ना ज्यादा। तो एक प्राइम नंबर नहीं है, और सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वह 2 है, और 2 ही एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो कि एक सम संख्या है। उसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्या है वह सारी क्या है, विषम संख्या। देख लीजिए आप, 3 भी एक विषम संख्या है, 5 भी एक विषम संख्या है, 7 भी एक विषम संख्या है, 11 भी एक विषम संख्या है। आगे जितनी भी संख्याएं आएंगी वह सभी क्या होंगी, ओड नंबर्स या विषम संख्या होगी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर्स क्या होते हैं।
अब इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड की। प्राइम फैक्टर्स। देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या होता है किसी संख्या के, जैसे कि मैंने बात करी 12 की, तो 12 के कौन कौन से गुणनखंड हो सकते हैं? 12 के एक हो सकता है, 2, 3, 6 और खुद 12 हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए 6 भी गुणनखंड बता रहा है, 12 खुद भी गुणनखंड बता रहा है, 3 भी और 2 भी। लेकिन अपने को क्या चाहिए? अभाज्य गुणनखंड, ऐसा गुणनखंड जिसमें खाली अभाज्य संख्याएं हो, अभाज्य संख्याओं के अलावा कोई दूसरी संख्या ना हो। दूसरी संख्याओं से क्या मतलब है? एक तो होती है अभाज्य संख्याएं और दूसरी होती है संयुक्त संख्याएं। देख लीजिए संयुक्त संख्याएं भी क्या होती है। जो संयुक्त संख्या जो होती है, संयुक्त या फिर भाज्य संख्याएं, संयुक्त या फिर भाज्य संख्याएं, या इसको अपन बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो यहां पर देखिए संयुक्त संख्या कौन सी होती है? जो संख्या अभाज्य संख्या के अलावा जितनी भी संख्याएं हैं वह कौन सी हो गई? संयुक्त संख्याएं या भाज्य संख्याएं, या यूं कहें जिनके 2 से अधिक क्या हो? गुणनखंड हो। जिनसे 2 से अधिक गुणनखंड हो, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? भाज्य या संयुक्त संख्याएं कहलाती हैं। तो यहां पर देखिए जैसे 6 है, तो 6 क्या है? एक संयुक्त संख्या है या भाज्य संख्या है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि संयुक्त या भाज्य संख्या कौन सी होती है। जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वह संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या होगी, और जिनके केवल 2 गुणनखंड होंगे, एक तो खुद वह संख्या और दूसरा एक, तो वह संख्याएं भाज्य संख्याएं होंगी, अभाज्य संख्या होंगी, सॉरी। तो अब देखिए यहां पे अब देखिए अगर मैं अभाज्य गुणनखंड की बात करूं, तो जैसे अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कैसे करेंगे वह देखिए। इसके लिए अपन क्या करेंगे? जो संख्या है, जो संख्या है उसको अपन अभाज्य संख्याओं से बार बार डिवाइड करते जाएंगे जब तक कि अपना भाग पूरा ना हो जाए। जैसे कि अगर मैं कहूं 12 को, तो 12 को सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है अपने पास में? 2। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से, छोटी अभाज्य संख्या से स्टार्ट करते हुए जब तक 2 से डिवाइड हो रहा है तब तक उसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड होना बंद हो जाए तब नेक्स्ट अभाज्य संख्या पर अपन पहुंच जाएंगे और उससे विभाजित करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अपन किससे करेंगे? 2 से। तो यहां से 12 को 2 से डिवाइड करने पे क्या आया? 6। फिर क्या 6 2 से डिवाइड हो रहा है? हो रहा है, तो फिर से इसको 2 से डिवाइड करिए, तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 3। अब यह 2 से नहीं हो रहा, तो नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है वो कौन सा है? 3। तो अब इसको 3 से करेंगे और अपने पास में कितना आ गया? 1, और अपना भागफल पूरा हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ये जो अभाज्य गुणनखंड करने की यह विधि है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 12 है इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 3। तो यही इसके क्या हो गए? 12 के अभाज्य गुणनखंड, यानी कि ऐसे गुणनखंड जिसमें खाली अभाज्य संख्या हो। अब यहाँ पे देखो 2 भी एक अभाज्य संख्या है और 3 भी एक अभाज्य संख्या है, तो इसलिए ऐसे गुणनखंडों को अपन क्या बोल देते हैं? अभाज्य गुणनखंड। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको कि गुणज क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, अभाज्य संख्याएं कौन सी है, संयुक्त संख्याएं कौन सी है, और अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं कुछ एक क्वेश्चंस की, एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन की बात करते हैं।
देखिए इसमें पहला क्वेश्चन जो है वह है 36 और 84 का HCF ज्ञात कीजिए। 36 और 84 का HCF। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं 36 और 84 का HCF कैसे ज्ञात करेंगे, तो चलिए देखते हैं। पहला तो इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से ही HCF ज्ञात करते हैं। कैसे? जैसे कि मैं पहले 36 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेता हूं और उसके बाद में 84 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे और उसके बाद में उनमें जो हाईएस्ट कॉमन है उनको अलग कर लेंगे। जैसे कि 36 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, तो सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद जब तक 2 से डिवाइड हो रहा है तब तक 2 से करेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट प्राइम नंबर पे चलेंगे। देखिए अब 36 का 2 से विभाजित किया तो कितना आया 18, फिर 2 से करेंगे तो 9, फिर 3 से करेंगे तो 3 और फिर 3 से करेंगे तो 1। तो इस तरह 36 के जो अभाज्य गुणनखंड है वह क्या है अपने पास में 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। आई बात समझ में। इसी तरह से अगर मैं बात करूं 84 के अभाज्य गुणनखंड की, तो वो देखिए सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया 42, फिर 2 से करेंगे तो 21। अब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है 3, तो 3 से करेंगे तो 7, फिर नेक्स्ट जो 5 से हो नहीं रहा है तो फिर नेक्स्ट कौन सा है 7, 7 से करेंगे तो 1। तो इस तरह से जो 84 है उसका जो अभाज्य गुणनखंड है वह क्या क्या है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। तो यहां पर अब जो कॉमन है इनमें उनको अपन ले लेंगे। जैसे 2 इसका भी गुणनखंड है और 2 84 का भी गुणनखंड है, 2 36 का, ये 2 भी है, ये 2 भी 36 का भी गुणनखंड है और 84 का भी गुणनखंड है। इस तरह 3 भी दोनों में कॉमन है। तो इस तरह से अपने पास जो HCF है 36 और 84 का वो कितना आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3। इनमें से एक एक 2 ले लेंगे जो भी कॉमन है और उनको गुणा कर देंगे। तो देखिए कितना आ गया 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो 36 और 84 का जो HCF है वह कितना आया 12। ये तो देखिए ये तो जो विधि है ये थोड़ी सी लेंथी रहती है, इसलिए अपने पास में एक और विधि है HCF ज्ञात करने की जिसको अपन कहते हैं भाग विधि। तो देखिए इसमें क्या करना होता है, जो बड़ी संख्या है उसमें छोटी संख्या का भाग लगाएंगे। जैसे समझिए यहां से 84 में 36 का भाग लगाएंगे तो 36 दूनी 72, तो 72 लिखा। अब देखिए 4 में से 2 गया तो 2 और 8 में से 7 गया तो 1। अब देखिए जहां पर जो शेषफल बचा अपने पास में वो तो अब अपना क्या हो जाएगा भाजक, और जो पहले क्या था भाजक वह अब उसको क्या बना लेंगे अपन भाज्य। तो अब यहाँ पर जो 36 है वो यहाँ पे लिख देंगे, इसको भाज्य बना दिया, और जो शेषफल था उसको क्या बना देंगे भाजक। अब फिर से डिवाइड करेंगे तो 12×36, पूरा पूरा भाग चला गया। तो जब पूरा पूरा भाग चला जाता है तो जो लास्ट अपना जो भाजक होता है ना उसी को अपन क्या बोल देते हैं HCF। तो यहां पर देखिए अपन ने बहुत इजीली 84 और 36 का HCF ज्ञात कर दिया है। कुछ नहीं करना, जो बड़ी संख्या है उसमें छोटी संख्या का भाग लगाना है, जो शेषफल आए उसको भाजक बना दो और जो पहले भाजक था उसको भाज्य बना दो, और फिर से जहां अपना भाग खत्म हो जाए इस प्रक्रिया को दोहराते हुए वो तो जो अंतिम जो अपने पास जो भाजक होता है उसी को अपन क्या बोल देते हैं HCF बोल देते हैं। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में 216, 288 तथा 720 का HCF ज्ञात करना है। ठीक है,
तो यहां पर भी एक विधि तो वही है कि अभाज्य गुणनखंड करेंगे 216 के, फिर 288 के, फिर 720 के, और फिर उनमें से जो कॉमन होंगे वो लिख लेंगे और उनको गुणा कर देंगे, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, HCF। दूसरा मैंने अभी आपको बताया था जो भाग विधि है उससे अपन कर सकते हैं। देखिए उससे करने के लिए आप सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे कि जिनका डिफरेंस सबसे कम होना, सबसे पहले उनका एक दूसरे में भाग लगाइए। कैसे? जैसे 216 और 288 जो है वो ज्यादा पास पास में है बजाय इसके 288 और 720 के। तो सबसे पहले अपन इन दोनों से भाग विधि से इन दोनों का HCF ज्ञात करेंगे। तो करें तो यहाँ पर देखिए 288 बड़ी है, 216 छोटी है, तो 288 में 216 का भाग लगाएंगे। तो देखिए भाग लगाइए यहाँ पे, तो 288 में मैंने भाग लगाया 216 का, तो देखिए कैसा है, कितने बार गया भागफल, भागफल क्या है 1, अपने पास यहाँ कितना आ गया 216, 8 में से 6 गया तो 2, 8 में से 1 गया तो 7। तो अब अपने पास जो शेष फल आया है इसको तो अपन क्या बना लेंगे, भाजक, और जो पहले भाजक था अब इसको क्या बना लेंगे, भाज्य, और आगे इसको करेंगे कंटिन्यू। तो देखिए अब इसका भाग लगाइए, तो कितने बार गया भाग, 3 बार, 3 दूनी 6 और 7 तिरी 21, भाग खत्म हो गया। तो जो लास्ट भाजक होता है वही उन संख्याओं का क्या होता है, HCF होता है। तो यहाँ पर जो 216 और 288 का जो HCF है वह कितना आ गया, 72। इनका जो HCF आ गया, अब उससे और जो तीसरी संख्या है अपने पास में उसका HCF ज्ञात करेंगे। तो यानी अब क्या करेंगे अपने, 72 और 720 का HCF ज्ञात करेंगे। तो यहां तो अपने को दिख ही रहा है साफ साफ कि 72 ही इन दोनों का क्या होगा, HCF होगा। क्यों भाई, 72 से आप डिवाइड कर दीजिए 720 को, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, कितना आ गया, कितना आ गया, 10 आ गया। तो इसका मतलब है जो ये 72 है वही इन तीनों संख्याओं का क्या हो गया, HCF हो गया। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो देखिए दोस्तों, ये तो थे एक टाइप के क्वेश्चन जिसमें आपको सीधा सीधा ये बोलेगा कि 2 या 3 संख्याएं दे दी और उनका बोल दिया इनका HCF या LCM ज्ञात करो। अब कुछ एक आते हैं लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस, वो देखिए। जैसे 3 टैंकरों में क्रमशः देगा। देखिए अपने पास में क्वेश्चन क्या है, 3 टैंकरों में क्रमशः 96 लीटर, 100 लीटर और 144 लीटर तेल आता है। तो अपने को उस बर्तन का माप, उस बर्तन का अधिकतम माप बताना है जो कि तीनों टैंकरों को पूरा पूरा माप देगा। तो यहां पर जब भी अपने पास में ऐसा क्वेश्चन आए तो यहाँ पे देखिए अधिकतम माप क्या होगा कि तीनों टैंकरों को पूरा पूरा माप देगा। तो यानी ये क्या कहना चाह रहा है अपने को, ये अपने से HCF फाइंड करवाना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर होता है इन तीनों संख्याओं का, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, इन तीनों संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। तो इसलिए, और इनको पूरा पूरा बांटना ही तो है, पूरा पूरा माप देना या पूरा पूरा बांट देना, यानी कि जो इनका HCF अपने को ज्ञात करना है जो इन तीनों संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अपने को क्या करना है, तीनों संख्याओं का HCF ज्ञात करना है। तो देखिए, तो 96, 100 और 144 का HCF कैसे ज्ञात करेंगे अपन। सबसे पहले अपन वो संख्या देखेंगे जिनमें सबसे कम डिफरेंस है या जो पास पास है। तो यहाँ पे देखिए 96 और 100 पास पास है, तो सबसे पहले इनका HCF ज्ञात करते हैं। इनका HCF कैसे ज्ञात करेंगे, वही 100 में अपन भाग लगाएंगे किसका, 96 का, तो कितना आया, 4 से फल आया। अब इस 4 को तो अपना क्या बन जाएगा, भाजक, और जो 96 है वह क्या बन गया, भाज्य। अपने पास में कितना आ गया, भाग लगाइए यहाँ पे, तो कितने बार चला जाएगा, 24 बार। 24 चौका कितना होता है, 96। तो यहाँ पे कितना आ गया, 0। तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे जो लास्ट में जो भाजक होता है, जो अंतिम भाजक होता है, वही अपना क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। तो यहाँ पर जो अपना HCF कितना हो गया, 4 आ गया। तो अब जो ये HCF 4 है
अब 4 और 144 का एचसीएफ देखेंगे तो अपने को सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ पे कि ये 4 जो है वो 144 को डिवाइड कर देगा। क्यों? भाजकता का नियम होता है, यदि इकाई और दहाई से बनी संख्या में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। तो यहां से अपन देख लेंगे, फिर भी देख के देखो 4 और 144 का एचसीएफ देख लेते हैं तो अपने पास में क्या आएगा। देखो 144 में भाग लगाओ तो 4 3 12 बचा 2 उतारा 4 चौक 24, तो भाग पूरा पूरा चला गया। तो इसका मतलब है 4 ही इन तीनों संख्याओं का क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए कई बार इसी क्वेश्चन में वो ये भी कह देता है कि ऐसे कितने बर्तनों की आवश्यकता होगी। क्या कह देगा कि अब अपने पास क्या है 4, तो उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, उस बर्तन की अधिकतम माप बताइए। तो अधिकतम माप उस बर्तन की कितनी होगी भाई, इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ। एचसीएफ अपने पास में कितना आया, तीनों का 4 आया है। तो यानी 4 लीटर वाले जो बर्तन है अपना अधिकतम माप कितने माप का होगा, 4 लीटर का। अब कई बार इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा देता है और पूछ लेता है कि ऐसे कितने बर्तनों में ये पूरा तेल भरा जा सकता है। तो बर्तनों की संख्या पूछ लेगा वो, ठीक है। तो संख्या पूछ लेगा तो संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, देखो अगर जब भी अपने को संख्या पूछ ले तो अपन संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि 4 लीटर का बर्तन चाहिए, अधिकतम माप उसकी 4 लीटर होनी चाहिए। तो देखिए जो पहला जो टैंकर है उसके लिए कितने बर्तनों की आवश्यकता होगी, तो अपने कुछ नहीं करना, इस 96 को में को 4 से डिवाइड कर देना है। तो 96/4, इसी तरह से सबको 4 से डिवाइड करके जोड़ देना है और अपने पास में बर्तनों की संख्या आ जाएगी। दूसरा देखेंगे तो 100/4 और तीसरा देखेंगे तो 144/4। तो यहां से देखिए 96 में 4 का भाग गया तो कितना आया, 24। 100 में 4 का भाग जाएगा तो आएगा 25 और इसमें भाग दो तो कितना आया, 4 3 12 बचा 2 6 चौक 24। तो अब इनको जोड़ दीजिए तो यहां से देखिए कितना आ गया, 4 5 9 6 15, 2 2 4 और 3 7 और 1 8। तो ऐसे 85 बर्तनों की आवश्यकता होगी। ऐसे 85 बर्तनों की आवश्यकता होगी। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे और उसमें अपने को बोले कि उस बर्तन का अधिकतम माप बताइए, तो अधिकतम माप का मतलब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, उन संख्याओं का एचसीएफ ही पूछा है। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए मैंने आपको भाग विधि बताई दी है, उससे एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अगर क्वेश्चन में वो यह भी पूछ ले कि ऐसे कितने बर्तनों की आवश्यकता होगी, तो जो अपन ने एचसीएफ निकाला है वो उसका उन संख्याओं में डिवाइड करके जोड़ देने पर अपने पास में बर्तनों की संख्या आ जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स अब तक जो बताया है वह समझ में आया होगा। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है इसलिए बाकी के जो एचसीएफ और एलसीएम के जो क्वेश्चन हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।